हेलो बच्चों, आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में चर्चा की थी और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में भिन्न भिन्न विद्वानों के जो विचारधाराएं हैं उनके बारे में हमने चर्चा की थी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करने से पहले हमें ये ध्यान में होना चाहिए कि हमें कैसे पता चले कि पृथ्वी अंदर से कैसी है, क्योंकि पृथ्वी को हम कितना गहरा खोद सकते हैं। बहुत ज़्यादा हम गहराई में उसको नहीं खोद सकते। अगर हम खोद लेते हैं तो जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं वैसे वैसे तापमान और दाब दोनों ही बढ़ते हैं। तो उसमें सरवाइव करना, इतना गहराई में सरवाइव करना या किसी इंसान का रहना नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। तो इसलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना या पृथ्वी के केंद्र में वो पृथ्वी कैसी है, इसका जो अंदाज़ा है वो अंदाज़ा ही लगाया जा रहा है। और वो अंदाज़ा किस आधार पर लगाया जाता है? वो अंदाज़ा लगाया जाता है अप्राकृतिक स्रोत, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य और प्राकृतिक स्रोत के द्वारा। अप्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? घनत्व, दाब, तापक्रम, इससे अंदाज़ा लगाया जाता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो भी सिद्धांत है उनके साक्ष्य और प्राकृतिक स्रोत होते जाते हैं ज्वालामुखी, उद्गार, भूकंप विज्ञान, आणविक तत्व और पृथ्वी की भूतापीय स्थिति। अब आप सोचेंगे ज्वालामुखी उद्गार से किस प्रकार से पता चलता है कि आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। बच्चों, जो ज्वालामुखी उद्गार है वो पृथ्वी की गहराई में जो चट्टानें पिघली हुई होती है, वो जब एक विस्फोट के साथ धरातल पर छिद्र करती हुई जब लावा बाहर निकलता है, तो वो लावा क्या है? वो पृथ्वी के जो अंदर है पिघली हुई चट्टानें हैं, वही तो है। तो वो लावा है, उसकी जब जांच की जाती है तो उससे पृथ्वी के जो अंदर चट्टानें हैं उनके बारे में, उनकी संरचना के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ज्वालामुखी से तो इस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। भूकंप है, इससे किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त होता है? भूकंप से नहीं बच्चों, भूकंपीय जो तरंगे हैं उससे पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। इसके बारे में हम आगे अब चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अप्राकृतिक स्रोत, उसमें आता है घनत्व। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में पृथ्वी पर घनत्व के वितरण प्रतिरूप में काफ़ी जानकारी मिलती है। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से ही इसके घनत्व का प्रारूप निश्चित हो गया था, जिसके अनुसार कम घनत्व वाली चट्टानें ऊपरी सतह पर और उत्तरोत्तर गहराई की ओर अधिक घनत्व वाली परतें विस्तृत है। इसका मतलब क्या बच्चों? जैसे जैसे हम गहराई में जा रहे हैं घनत्व में वृद्धि हो रही है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी पिंड का जो घनत्व है वो 5.5 आंका गया। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर अधिकांश परतदार चट्टानें हैं जिनका अपेक्षित घनत्व मात्र 2.7 है। परतदार चट्टानों के नीचे आग्नेय चट्टानों के जमाव है जिनका घनत्व 2.9 से 3.5 है। अधिकांश सागर तली में भी ऐसी ही संरचना पाई जाती है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग या भूक्रोड का घनत्व 11 से अधिक अनुमानित किया गया है। इस प्रकार बच्चों आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे गहराई में जा रहे हैं वैसे वैसे घनत्व में वृद्धि हो रही है और केंद्र का ये माना जाता है घनत्व जो है वो 11 है। इसके बाद आता है दबाव। चट्टानों की दबाव क्षमता उसके कणों के मध्य पाए जाने वाले रिक्त स्थान पर निर्भर करती है और भौतिक पदार्थों की मात्रा बढ़ने के साथ साथ उसके भार का दबाव भी बढ़ता जाता है। पृथ्वी के धरातल से ज्यों-ज्यों हम केंद्र की ओर जाएंगे त्यों-त्यों पदार्थों का भार और दबाव बढ़ता जाएगा। नेचुरल सी बात है। आप देखिए, आप जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तो उस पर चट्टानों का कितना भार बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे आप गहराई में जाते हैं तो वो दाब बढ़ता जाता है। शैलों का भार और दबाव बढ़ने के कारण ही पृथ्वी के अंतरतम या क्रोड का घनत्व सर्वाधिक होता है। किंतु अभी नवीनतम अध्ययन से सिद्ध हुआ है कि दबाव के कारण शैलों में घनत्व एक सीमा तक ही बढ़ता है, इसके बाद नहीं। अर्थात क्रोड का अधिक घनत्व अधिक दबाव के कारण है, अपितु भारी धात्विक पदार्थों के कारण है। पृथ्वी के चुंबकत्व का विकास भी इसी कारण हुआ है। क्रोड के चारों ओर शैल की एक दूसरी परत है जिसका निर्माण मुख्यतः रवेदार शैलों से हुआ है। फिर आता है तापमान। पृथ्वी में गहराई के अनुसार तापमान बढ़ता जाता है। इसकी वृद्धि दर प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस है। ये बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि पृथ्वी में जो तापमान
जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तापमान में वृद्धि होती है, लेकिन ये किस दर से हो रही है, कैसे वृद्धि हो रही है? प्रति 32 मीटर के जब हम जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस आधार पर भूगर्भ के तापमान में इतनी अधिक वृद्धि हो जाएगी कि कोई भी खनिज या शैल ठोस अवस्था में नहीं रह सकता। इसका प्रमाण ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलते तप्त लावा को माना गया। इस आधार पर पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल है। किंतु इसके विपक्ष में वैज्ञानिकों का कहना है गहराई पर दबाव में वृद्धि भी होती है, जिससे शैलों का द्रवणांक बिंदु बढ़ जाता है और शैलें ठोस ही रहती है। द्रवणांक बिंदु या गलनांक बिंदु वह बिंदु होता है जिस बिंदु पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाता है। अगर पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित शैलें द्रव में नहीं बदल रही है, इसका मतलब क्या? उनका गलनांक बिंदु ही उच्च है, जिसके कारण से इतने जो टेम्परेचर बढ़ने के बावजूद वो शैलें नहीं पिघली है। आगे हम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य के आधार पर हम कैसे संरचना का पता लगा पाते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को इसकी उत्पत्ति संबंधी साक्ष्यों से आंके तो यह प्रश्न बड़ा जटिल हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सभी साक्ष्य अपने में एक मत नहीं है। विद्वानों ने पृथ्वी को ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में माना है। कांट की वायव्य राशि परिकल्पना और लाप्लास की निहारिका परिकल्पना में पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी गैसीय निहारिका से मानी गई है। इस प्रकार पृथ्वी का आंतरिक भूगर्भ वायव्य अवस्था में होना चाहिए। ग्रहाणु परिकल्पना में पृथ्वी का निर्माण एक प्रकार के ठोस कणों में एकत्रित होने से हुआ है, अतः संपूर्ण पृथ्वी ठोस अवस्था में होनी चाहिए। लेकिन ज्वारीय परिकल्पना भूगर्भ को तरल अवस्था में ही प्रमाणित करती है। इन साक्ष्यों के अतिरिक्त द्वितारक परिकल्पना, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, डॉक्टर वॉन विसेकर की परिकल्पना, ऑटो श्मिट तथा शीफेड ने भी अलग अलग विचारों को प्रस्तुत किया है। इसके बाद आता है प्राकृतिक साधन, जिनके द्वारा से हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। उसमें सबसे पहला आता है ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले तप्त लावा, गैस, धूल, राख, वाष्प इत्यादि पदार्थों के अध्ययन से पृथ्वी की आंतरिक अवस्था का पता लगाने में सहायता मिलती है। ज्वालामुखी क्रिया से निष्कासित लावा का स्रोत पृथ्वी के भीतर स्थित मैग्मा भंडार है। यद्यपि पृथ्वी के आंतरिक भाग पर पड़ने वाले अत्यधिक दबाव के कारण उच्च तापक्रम पर भी शैलें पिघलती नहीं है, किंतु जब कभी भी भूपृष्ठ पर असंतुलन या दरार पड़ जाती है तो आंतरिक शैलों पर ऊपरी परतों का दबाव घट जाता है। इसके फलस्वरूप शैलों का द्रवणांक गिर जाता है और वे पिघलकर लावा के रूप में बाहर आ जाती है। तो बच्चों, मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो बहुत अधिक दबाव है, इसके कारण से पृथ्वी तल में जो नीचे चट्टानें है ना, उनका गलनांक या द्रवणांक बिंदु बढ़ जाता है, जिसके कारण से वो ठोस रहती है, पिघलती नहीं है। लेकिन असंतुलन हो जाता है तो कोई पृथ्वी में दरार बढ़ जाती है। दरार होने से जो नीचे की चट्टानों पर दबाव है वो कम हो जाता है। दबाव के कम होते ही उन चट्टानों का द्रवणांक बिंदु भी कम हो जाता है, इसलिए वो कम तापमान पर भी पिघल जाती है। इस कारण से वो पिघली हुई चट्टानें लावा के रूप में ऊपर आती है। भूकंप विज्ञान के साक्ष्य। अच्छा, ये जो ज्वालामुखी उद्गार है, तो ये जो लावा बनता है, ये इतना माना जाता है कि धरातल से सिर्फ 50 किलोमीटर नीचे लावा बन जाता है। तो बहुत अधिक गहराई में भी हम इससे अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। इसके बाद आता है भूकंप विज्ञान के साक्ष्य। भूकंपीय लहरें, आपको पहले ये पता होना चाहिए भूकंपीय लहरें कितने प्रकार की होती है। भूकंपीय तरंगी या लहरें 3 प्रकार की होती है। प्राथमिक तरंग को पी तरंग, द्वितीय को एस तरंग और तृतीय को धरातलीय लहरें या एल तरंग के नाम से जाना जाता है। भूकंप का वैज्ञानिक अध्ययन और विश्लेषण करने वाले विज्ञान की शाखा को भूकंप विज्ञान, जिसका इंग्लिश नेम आपको ध्यान रखना जरूरी है, सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप विज्ञान द्वारा भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में प्रामाणिक जानकारी मिलती है। भूगर्भ में जिस स्थान से भूकंपीय तरंगों का उद्गम होता है वह भूकंप केंद्र या फोकस कहलाता है। जहाँ से भूकंप तरंग स्टार्ट हो रही है वो हो गया फोकस, और भूकंप मूल के ठीक ऊपर भूपटल पर जो केंद्र होता है उसे एपिसेंटर या अधिकेंद्र कहा जाता है। तो 3 प्रकार की भूकंपीय लहरें या तरंगें होती है। सबसे पहला आती है प्राथमिक तरंग या अनुदैर्ध्य तरंग। इन तरंगों की गति
सबसे अधिक 6 से 9 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसमें कणों की गति तरंगों की रेखा के सीध में होती है, अर्थात ये ध्वनि तरंगों के समान चलती है। ठोस पदार्थ में शीघ्रता से अधिक गहराई पर पहुंच जाती है, किंतु द्रव या लचीले पदार्थों में इनकी गति कुछ घटने लगती है। ऐसे पदार्थों में यह मोड़ लेकर आगे बढ़ती है। सर्वाधिक वेगवान लहरें होने के कारण इसका प्रभाव सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले अंकित होता है, इसीलिए इनको प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। इन्हें लघु तरंगे PG या P* भी कहते हैं। द्वितीयक तरंगे या आड़ी लहरें। द्वितीयक तरंगे जल या प्रकाश तरंगों के समान होती है। इसमें कणों की गति लहर की दिशा के समकोण पर होती है, अतः इन्हें आड़ी तरंगे भी कहते हैं। ये भू स्तर पर सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाली मानी जाती है। इन्हें संक्षेप में S लहरें कहते हैं। इनकी गति 3 से 4.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठोस पदार्थ में अधिक गहरे तक प्रवेश कर जाती है, किंतु घनत्व बढ़ने पर इनकी गति कम पड़ने लगती है। S लहरें द्रव या लचीले पदार्थों में तेजी से लुप्त होने लगती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो प्राथमिक तरंगे हैं वो ठोस में भी चल रही है, द्रव में भी चल रही है। हालांकि द्रव में उसकी गति धीमी हो जाती है, लेकिन द्रव में भी वो तरंगे जाती है। लेकिन जो द्वितीयक तरंगे ये ठोस में ही गति करती है, द्रव में नहीं करती है, लुप्त हो जाती है। इनकी लघु तरंगे SG या S* कहलाती है। फिर आती है धरातलीय अथवा दीर्घ अवधि की तरंगे। यह लहरें धरातल के ऊपरी भाग तक ही सीमित होती है। इसका प्रभाव भूतल पर ही विशेष विनाशकारी होता है। इसकी गति लगभग 2 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पृथ्वी के भीतरी भागों में प्रवेश नहीं कर पाती, अतः इसमें भूगर्भ के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इन्हें L तरंगे भी कहते हैं, और लेकिन इन लहरों को ही सर्वाधिक लंबा मार्ग तय करना पड़ता है और गति सबसे कम होती है। इस प्रकार ये भूकंप की तीनों तरंगे होती है। तो जो S तरंगे हैं, जो हमने अब बात की कि वो सिर्फ ठोस में ही गति करती है, द्रव में नहीं करती है, तो जब पृथ्वी में उनको भेजा जाता है पृथ्वी के तल पे, तो उससे पता चलता है कौन सा पृथ्वी का भाग ठोस है, कौन सा द्रव है। तो इन भूकंपीय तरंगों द्वारा भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अंदाजा लगाया जाता है। इसके बाद हम पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।